न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बिलावल ने आतंकी संगठनों से पाकिस्तान की साठगांठ कबूली। बोले, मुझे नहीं लगता कि ये किसी से छिपा हुआ। जेडी वेंस ने कहा, जिम्मेदारी तय करे पाकिस्तान। पहलगाम हमले पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत के पड़ोसी देश को दो टूक। यूएस में आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं, पीएम मोदी को हमारा पूरा समर्थन। अमेरिकी विदेश विभाग का बड़ा बयान। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट जग जाहिर हो गई है। आए दिन उसके नेता कोई ना कोई बड़बोलापन दिखा रहे। पहले उनके रक्षा मंत्री और अब उनके पूर्व विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के आतंक का पहनागार होने की बात कबूली। पहलगाम हमले में आतंकियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी थी। पाकिस्तान की ओर से पोषित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले की साजिश रची थी। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने खुद कबूल कर लिया है कि उनके मुल्क के आतंकी समूह के साथ संबंध रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अतीत रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ संबंध रहे हैं। यह कबूलनामा उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की आतंकवादी समूहों को समर्थन और वित्त पोषण में पाकिस्तान की संलिप्तता को स्वीकार करने के बाद सामने आया। बिलावल ने आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के इतिहास को स्वीकार करते हुए दावा किया कि इसका देश को नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि बाद से इसमें सुधार हुआ। गुरुवार को स्काई न्यूज से बातचीत में भुट्टो ने कहा, जहां तक रक्षा मंत्री ने कहा है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई रहस्य है कि पाकिस्तान का अतीत रहा है। इसी वजह से हमें नुकसान उठाया है। पाकिस्तान ने काफी नुकसान सहा। हम चरमपंथ आतंकवाद की लहर से गुजरे हैं। हमने जो कुछ भी झेला है उससे सबक लिया है। इस समस्या को हल करने के लिए हमने आंतरिक सुधारों को अपनाया है। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के प्रति समर्थन जताया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का जवाब इस तरह से देगा कि इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं होगा। जेडी वेंस ने पाकिस्तान से भी अपील की कि वह पहलगाम हमले की जांच में भारत का सहयोग करे ताकि हमले के जिम्मेदार दोषियों को सजा दी जा सके। अमेरिका के एक स्थानीय मीडिया चैनल के साथ पॉडकास्ट बातचीत में जेडी वेंस ने कहा कि हम आशा करते हैं कि भारत इस आतंकवादी हमले का जवाब इस तरह से देगा कि उससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष न हो। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस हमले में जहां तक जिम्मेदार है वहां तक भारत के साथ जांच में सहयोग करे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनके क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों का पता लगाया जाए और उनसे निपटा जाए। उल्लेखनीय है कि जब बीती 22 अप्रैल जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को निशाना बनाया, उस वक्त जेडी वेंस अपने परिवार के साथ भारत दौरे पर ही थे। जेडी वेंस ने भी बीते हफ्ते पीएम मोदी से फोन पर बात कर पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा भी की। जेडी वेंस ने पहलगाम हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि इस मुश्किल वक्त में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी। दर्शकों, अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। अमेरिका के विदेश विभाग ने बयान जारी कर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत एक साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी को हमारा पूरा समर्थन है। पहलगाम हमले के बाद अमेरिकी विदेश विभाग का ये बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका से अपील की कि दोनों देश मिलकर काम करें और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कायम रखने का प्रयास करें। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी ब्रूस ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव पर करीब से नजर रखे हुए है। गौरतलब है कि बीती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने पाकिस्तान को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया और पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित करने का ऐलान कर दिया। यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बुधवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात की। दर्शकों, अब डालते नजर हमारी अगली खबर पर।
मुंबई में आयोजित ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने गुरुवार को एक प्रेरणादायक भाषण दिया। उन्होंने भारत को भविष्य का वैश्विक मनोरंजन केंद्र बताते हुए कहा कि भारत अब केवल सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि असली सांस्कृतिक शक्ति बन गया है। उनके भाषण का शीर्षक था भारत से अगली वैश्विक मनोरंजन क्रांति का निर्माण, जिसमें उन्होंने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, युवा जनसंख्या और तकनीकी प्रगति को आधार बनाकर दुनिया में मनोरंजन के नए युग का नेतृत्व करने का विजन साझा किया। अंबानी ने कहा कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कहानियों की एक जीवित सभ्यता है जहाँ कथाएं जीवन का हिस्सा है। उन्होंने मार्क ट्वेन के प्रसिद्ध उदाहरण का उल्लेख किया जिसमें भारत को मानव जाति की पालना और परंपराओं की परदादी कहा गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कंटेंट इज किंग और अच्छी कहानियों की हमेशा मांग रहती है। उन्होंने बताया कि भारत की गहरी सांस्कृतिक जड़ें और कहानी कहने की परंपरा उसे वैश्विक मनोरंजन की दुनिया में अग्रणी बना सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वेव्स 2025 जैसे आयोजन भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया और मनोरंजन भारत की केवल सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि इसकी असली ताकत बन चुकी है जो पूरी दुनिया में भारत की पहचान को फिर से परिभाषित कर रही है। दर्शकों, अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जातिवार जनगणना कराने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार पर डाले गए दबाव का परिणाम है। सपकाल ने दावा किया कि सर संघ चालक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुछ सांसदों ने जातिवार जनगणना का विरोध किया था। उन्होंने तो ये तक कहा था कि अगर हम जाति पर बात करेंगे तो हमें मारा जाएगा, जैसा कि नितिन गडकरी के साथ हुआ। राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सपकाल ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सरकार वोट चुराकर चुनी गई है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि 75 लाख वोट कहां से आए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री सिर्फ खोखले और निरर्थक भाषण दे रहे हैं और जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। फसल बीमा योजना को लेकर भी सपकाल ने केंद्र और राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना का असली उद्देश्य किसानों की मदद नहीं बल्कि रिलायंस जैसी कंपनियों को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस ने इस वर्ष को संगठन वर्ष घोषित किया है। इसके तहत संगठन में आवश्यक बदलाव शुरू किए गए और वर्ष के भीतर और भी सुधार किए जाएंगे। हाल ही में हुए पहलगाम हमले पर सपकाल ने कहा कि कांग्रेस की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि इस मुद्दे पर पार्टी सरकार के साथ खड़ी रहेंगी। उन्होंने कहा देश और विदेश में भारत को एकजुट दिखाना जरूरी है। सरकार को चाहिए कि वह संसद का सत्र बुलाकर देश को भरोसा दिलाए। जातीनिहाय जनगणनेचा केंद्र सरकारने निर्णय जो घेतला त्याचं आम्ही स्वागत करतो। मात्र हे स्वागत करत असताना त्याची एकंदरीत पार्श्वभूमी जी आहे ही पण ध्यानात जर घेतली तर हा राहुल गांधींचा फार मोठा राजकीय विजय आहे। राहता राहिला केंद्र सरकारचा प्रश्न, तर केंद्र सरकार हे जुमल्यासाठी दुर्दैवाने जास्ती प्रसिद्ध आहे आणि अनेक जुमले दरवर्षी 2 कोटी रोजगार दिल्या जातील, काळं धन आणलं जाईल, प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख टाकल्या जातील, 40 रुपये लिटर पेट्रोल, 35 रुपये लिटर डिझेल दिला जाईल, स्मार्ट सिटी 100 निर्माण केला जाईल, असे अनेक जुमले या सरकारचे गतकाळामध्ये आपण ऐकले आहेत। जातीनिहाय जनगणनेचा घेतलेला निर्णय हा जुमला ठरू नये ही अपेक्षा आहे आणि ह्या अपेक्षा असतानाच याचा एक कालबद्ध एक कार्यक्रम जो आहे हा देखील त्यांनी प्रकाशित करावा। ही राहुल गांधींनी जी केलेली मागणी आहे ती अत्यंत योग्य आहे, कारण जातीनिहाय जनगणना करून थांबता येणार नाही तर त्याच्यावर उपाययोजना देखील पुढच्या काळात कराव्या लागतील। कमाल 50% आरक्षणाची जी मर्यादा आहे ती वाढवावी लागेल। त्यामुळे कालबद्ध कार्यक्रम यासाठी आवश्यक आहे, अन्यथा ही केवळ घोषणा ठरेल। काँग्रेसचा कुठेतरी हा खोटारडेपणा आहे, एवढे वर्ष सत्तेत राहिली मात्र त्यांनी कधीही जातीय जनगणना केली नाही असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला। आता हा निर्णय घेण्याकरता राहुल गांधींनीच भाग पाडला आहे आणि माझा भाजपलाचंही मी अभिनंदन या निमित्ताने करतो। अभिनंदन यासाठी की राहुल गांधींच्या जातीनिहाय जनगणनेच्या विरोधात सर्वांनी अत्यंत परखड आणि टोकाची भूमिका घेतली। थेट सरसंघचालकांनी देखील जातीनिहाय जनगणना नको सांगितलं। त्यानंतर योगीजी जे आहेत त्यांनी पण जातीनिहाय जनगणना नको सांगितलं। पार्लमेंटमध्ये जे आहे ते अनेक खासदार या भूमिकेच्या विरोधात बोलताना आढळून आले
आणि बटेंगे तो कटेंगे हेही सांगितलं आणि जो जात की बात करेंगा उसको मैं लात दूंगा हेही ऐकलं. आता या सर्व मंडळींनी जातीनिहाय जनगणना ही अत्यंत उत्कृष्ट आहे आणि ती झाली पाहिजे हे सांगतात आहे. त्यांच्या या बदललेल्या भूमिकेचं अभिनंदनच या निमित्ताने मी करू इच्छितो आणि सोबतच आता घेतलेला निर्णय शेवटापर्यंत नेण्याच्या अनुषंगानं त्यांनी भाष्य केलेलं हे अधिक चांगलं राहील. कुठेतरी जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय मोदींनी घेतला आहे, ओबीसी मंत्रालय मोदीजींनी आणलेला आहे, हे सगळं मोदी करतात. त्यामुळे त्याचा अभिनंदनाचा ठराव काँग्रेस घेणार का, शरद पवार घेणार का, उद्धव ठाकरे घेणार का, असा एक प्रश्न आहे. त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत आहे आणि हा जुमला ठरवणे ही अपेक्षा आहे. त्यामुळे एवढं स्वतःचं कौतुक घेण्याची घाई ही भाजपाला सतत का असते हा एक प्रश्न यातून निर्माण होतो. अनेक नेत्यांचे 100 दिवस आता कार्यकाळ पूर्ण झालेला आहे. अनेक नेत्यांचे रेटिंग कार्डसुद्धा आलेले आहे, प्रगती कार्ड आले. कसं पाहता तुम्ही या सगळ्या 100 दिवसाचा कार्यकाळ? हे सरकार निवडून येत असतानाच हे मतांची चोरी करून निवडून आलेलं सरकार आहे. कारण 75 लाख मतदान कसं वाढलं याचं कोणतंही उत्तर हे द्यायला तयार नाहीत. अनेक ठिकाणी मतदार यादीतले जे घोळ आहेत हे समोर आलेले आहेत आणि त्या अनुषंगानं या सरकारमध्ये स्थापन होत असतानाच एक संविधानिक अनियमितता आणि निवडणूक फ्री अँड फेअर झालेली नाही या आरोपातून जन्माला आलेलं हे सरकार आहे. आणि या 100 दिवसांमध्ये काय बघायला मिळालं तर या 100 दिवसांमध्ये जे आश्वासन होतं त्यातले एकही आश्वासन पूर्ण हे केलं गेलं नाही. त्यांनी जो दिलेला महिला बालकल्याण विभाग आहे जो पहिला दर्शवलेला आहे, या पहिला दर्शवलेल्या विभागाने 1,500 रुपयाचे 2100 रुपये देऊ सांगितलं. ते न देता तो विभाग पहिला आलेला आहे. तर दुसरीकडे खोक्या त्यानंतर आका नावाचे शब्द या 100 दिवसामध्ये बघायला मिळालेले आहेत. बेताल वक्तव्य करणारे मंत्री आपल्याला बघायला मिळालेले आहेत. तेढ निर्माण करणारे आणि घेतलेली जी शपथ आहे मंत्रिमंडळाची त्यामध्ये बदल्याची भूमिका आणि अभिनिवेशामध्ये बोलणारे मंत्री आपण बघितलेत. 1 रुपया भिकारी घेत नाही अशी भिकाऱ्याशी तुलना शेतकऱ्यांची करणारी वक्तव्य आपण बघितलेत. तर कर्जमाफी केली तर तुम्ही उधळपट्टी कराल असंही आपण ऐकलं. त्यामुळे 100 दिवसांमध्ये एक मोठा घोळ हा निर्माण झालेला आहे आणि या 100 दिवसामध्ये जनतेच्या ज्या आशा अपेक्षा आहे या सगळं फोल ठरताना आपल्याला दुर्दैवाने बाहेर करणारे मंत्री आपल्याला बघायला मिळालेले आहेत. तेढ निर्माण करणारे आणि घेतलेली जी शपथ आहे मंत्रिमंडळाची त्यामध्ये बदल्याची भूमिका आणि अभिनिवेशामध्ये बोलणारे मंत्री आपण बघितलेत. 1 रुपया भिकारी घेत नाही अशी भिकाऱ्याशी तुलना शेतकऱ्यांची करणारी वक्तव्य आपण बघितलेत. तर कर्जमाफी केली तर तुम्ही उधळपट्टी कराल असंही आपण ऐकलं. त्यामुळे 100 दिवसांमध्ये एक मोठा घोळ हा निर्माण झालेला आहे आणि या 100 दिवसामध्ये जनतेच्या ज्या आशा अपेक्षा आहे या सगळं फोल ठरताना आपल्याला दुर्दैवाने बघायला मिळालं आहे. त्यामुळे यांनी एकंदरीत लोकशाही मूल्यांचा आणि एकंदरीत जी काही सरकारची भूमिका असते या सगळ्याचा निकाल यांनी लावलेला आहे. 1 रुपयात असलेली पीक विमा योजना बंद झालेली आहे, त्यामध्ये भ्रष्टाचार झाला म्हणून बंद केली असं कोकाटे म्हणतायत, कृषी मंत्री म्हणतात. कसं पाहतात? 1 रुपयाची योजना हा सरकारचा निर्णय आहे. तो प्रीमियम हा टोकन स्वरूपाची प्रोव्हिजन आहे. मात्र मुळात या जुन्या योजनेमध्ये अनेक दोष होते. ते दोष दूर करण्याची आवश्यकता होती. मात्र त्यामध्ये जो चांगला भाग होता तो पेरणीपासून तर कापणीपर्यंतचा सगळा जो टप्पे आहेत हे टप्पे त्या पीक विमा योजनेमध्ये कव्हर होते. त्याही योजनेमध्ये भ्रष्टाचार होता, त्या योजनेमध्येही मोठ्या गलथान कारभार झाला होता, तो दूर करण्याची आवश्यकता होती. मात्र ही सबसेल योजना सगळी गुंडाळून ठेवली आहे आणि आता कापणी प्रयोग म्हणजे पेरणीनंतर थेट खरीप हंगाम संपेपर्यंत याचा निर्णय लागणार नाही. कुठेतरी मंडलमध्ये रेव्हेन्यू मंडलमध्ये 2 ठिकाणी 2 शेतकऱ्यांच्या शेतातलं जे सॅम्पल आहे ते घेऊन उंबरठा उत्पादन ठरवलं जाईल. त्यामुळे ही अत्यंत फसव्या स्वरूपामध्ये ही योजनेचं प्रारूप स्वरूप आणलेलं आहे. ही 25 वर्षापूर्वी योजना होती, तिच्यात अनेक दोष होते. ते दोष दूर करण्याच्या ऐवजी एक सदोष पीक विमा योजना जी आहे ती लागू केलेली आहे आणि याचा हेतू सरळ आहे की रिलायन्ससारख्या पीक विमा कंपनींना लाभ देणे हाच या नवीन योजनेच्या मागचा हेतू असल्याचं दिसून येतं. अमित शहा म्हणाले की चुन चुन कर मारेंगे, त्यावर छगन भुजबळ असं म्हणाले की सर्जिकल स्ट्राईक नव्हतं तर पाकिस्तानची सर्जरीच करावी आहे. पहलगामच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने जी भूमिका घेतली ती सरकारच्या सोबत असल्याची भूमिका आहे आणि आम्ही सरकारच्या पूर्णतः सोबत आहोत. काँग्रेसमध्ये बरेच फेरबदल पक्षीय संघटना स्तरावर होते आहेत. कशी पुढच्या काळात आगामी निवडणुका पाहता स्थानिक स्वराज्य कशी काँग्रेस पुढे जाईल? अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने 2025 जे वर्ष आहे हे संघटना वर्ष म्हणून यापूर्वी जाहीर केलेलं आहे आणि या संघटना वर्ष जाहीर केल्यामुळे यामध्ये आवश्यक ते जे बदल आहेत ते राष्ट्रीय स्तरावर सुरू आहेत. जिल्हाध्यक्षांना अधिकचे अधिकार देण्याच्या अनुषंगानं देखील अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने एक
उपक्रम हाती घेतला आहे, तर प्रदेश काँग्रेस कमिटीने तालुका अध्यक्षांच्या अनुषंगानं तशाच स्वरूपाचा एक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. त्यामुळे हे संघटना वर्ष काँग्रेसचं असल्यामुळे याच्यामध्ये फेरफार आणि आवश्यक ते बदल करणं हे निश्चित स्वरूपाचं एक कार्य हे वर्षभरामध्ये होईल. कुठेतरी सर्वांनीच या पहलगामच्या हल्ल्यानंतर ज्या पाकिस्तान विरोधी जी भूमिका सरकार घेत त्याच्या पाठीशी राहावं अशा पद्धतीचं बोललं जात आहे. आपली भूमिका पुढच्या काळात कशी असणार आहे? युद्ध झालं तर आपली काय भूमिका असणार आहे? काय वाटतं ज्या पद्धतीने दबाव भारतात? ही घटना दुर्दैवी घटना घडल्या अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीची कार्यसमितीची बैठक झाली आणि त्यामध्ये सरकारच्या सोबत राहण्याचा निर्णय झाला आणि तो होत असताना राष्ट्र म्हणून आपण एक आहोत याकरता सर्वदलीय बैठक बोलवावी ही काँग्रेसची सूचना होती. त्यानुसार ती संपन्न देखील झाली. त्यानंतर राहुल गांधी जे आहेत ते जे मृत आहेत त्यांच्याशी त्यांची बैठक झाली, भेट झाली आणि देशामध्ये आणि विदेशामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देश एक आहे हे दाखवण्याकरता जॉईंट पार्लमेंटरीचं एक विशेष अधिवेशन बोलावं ही काँग्रेसची मागणी आहे. आणि या मागणीच्या सोबतच या घटनेच्या अनुषंगानं संपूर्णतः काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी ही सरकारच्या सोबत राहावं ही असणारी भूमिका आहे. या संदर्भात सरकार जे निर्णय घेईल त्याच्या पाठीशी पूर्णपणे काँग्रेस पक्ष उभा आहे. चला, ओके, थँक्यू. सामनामध्ये असं लिहून आलेलं आणि करू नये पहलगामचे तो झालंच ना त्याचं उत्तर. तुमच्या बोलण्यामुळे माझे उत्तर चुकत होते. झांसी जनपद के नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत करीब 7 बजे सीएमओ ऑफिस के पास स्थित फुटपाथ के अस्थायी रेस्टोरेंट्स में अचानक तेज धमाके हुए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक दुकान में पहले तेज धमाका हुआ और तुरंत बाद आग की लपटें उठने लगी. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते आसपास की 2 अन्य दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. कुछ मिनटों में वहां रखे कमर्शियल गैस सिलेंडर एक के बाद एक 4 बार फटे. जोरदार धमाकों की आवाजें सुनकर इलाके में भगदड़ मच गई और दहशत का माहौल बन गया. लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी. कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. फायर ऑफिसर राजकिशोर राय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि एक रेस्टोरेंट मालिक ने रात में तंदूर की आग पूरी तरह बुझाई नहीं थी. सुबह जब सिलेंडर को चालू किया गया तो अंदर जमी गैस के कारण विस्फोट हुआ और बाकी सिलेंडरों में भी आग लग गई. फायर की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है. दर्शकों, अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर. किसान कर्ज माफी और फसलों के उचित मूल्य की मांग को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे का गुट ने शुक्रवार को अमरावती में जोरदार प्रदर्शन किया. शिव सैनिकों ने ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कृषि मंत्री माणिक राव को कांटे की तस्वीर पर माला पहनाकर चप्पलों से पीटा. ये ट्रैक्टर मार्च संत गाड़गे बाहाबा समाधि स्थल गाड़गे नगर से शुरू होकर पंचवटी चौक और गर्ल्स हाई स्कूल चौक से होते हुए जिलाधीश कार्यालय तक पहुंचा. आंदोलन में बड़ी संख्या में शिव सैनिक ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए. मार्च में शिवसेना सांसद अरविंद सावंत, विधायक गजानन लवटे, पूर्व सांसद अनंतराव गुड़े समेत कई वरिष्ठ नेता व सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन वो आज तक पूरा नहीं हुआ. सांसद अरविंद सावंत ने चेतावनी दी, अगर जल्द ही किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया तो आंदोलन और अधिक उग्र किया जाएगा. केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए गोंदिया आमगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय पुरम और भाजपा कार्यकर्ताओं ने देवरी में जोरदार जश्न मनाया. इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी, पटाखे फोड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया. विधायक संजय पुरम ने कहा कि ओबीसी जातिगत जनगणना का मुद्दा वर्षों से लंबित था. कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने न इसे गंभीरता से लिया और न ही इसे समझा. नरेंद्र मोदी सरकार ने ये साहसी और दूरदर्शी निर्णय लेकर ओबीसी समाज को उनका हक दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए उम्मीद जताई कि इससे ओबीसी समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे, जिससे उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में अधिक न्याय मिलेगा. दर्शकों, अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर.
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में रोष की लहर है और इसी कड़ी में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नेशनल चीफ डायरेक्टर और मुस्लिम युवक इमरान शेख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि उन्हें और अन्य मुस्लिम युवाओं को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने की अनुमति दी जाएगी। धुले में पत्रकारों से बात करते हुए इमरान शेख ने कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा 27 निर्दोष भारतीयों की हत्या एक नृशंस और निंदनीय घटना है। अब समय आ गया है कि ऐसे आतंकियों और उनके समर्थकों को सबक सिखाया जाए। इमरान शेख ने घोषणा की कि वे जल्द ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर स्वयं सीमा पर जाकर लड़ने की अनुमति मांगेंगे। उन्होंने कहा, मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि इस मुहिम में भारत का हर मुसलमान सरकार के साथ खड़ा है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक नेताओं से अपील की कि इस संवेदनशील समय में कोई भी भड़काऊ बयान न दे जिससे देश की एकता को ठेस पहुंचे। उन्होंने कहा, हम सब एक हैं और आतंक के खिलाफ लड़ाई में हर धर्म हर वर्ग एकजुट है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मिस्टर इमरान शेख, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नेशनल चीफ डायरेक्टर। दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देशवासियों, ये जो घटना कश्मीर के पहलगाम में हुई, जो आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे 27 लोग मारे गए, ये बहुत दर्दनाक घटना है। और जो भी लोग शहीद हुए हम उन्हें सलाम करते हैं और भारत सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत की है उसे कड़ा से कड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसमें हर धर्म के लोग, हर भारत के हर लोग, हम सब सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। और हम जो है, अगर सरकार हमें मौका दे तो हमारे सीनों में इतने जज्बात मौजूद है कि सरकार हमें मौका दे, हमें हथियार दे तो इंडियन आर्मी के साथ में हम भी सरहदों पर पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार है। एक तो मर कर आएंगे, एक तो मार कर आएंगे, क्योंकि दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, देख के वीरों की कुर्बानी। अब दिल भी बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। और सरकार से हम कहते हैं कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द मुड़ तो जवाब दिया जाए। हम भारत के सभी मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित जितने भी हैं, हम सरकार के साथ हैं। हम कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं। और दोस्तों, ये भी एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आतंकवाद का कोई जात नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आज जो महाराष्ट्र के अंदर, जो देश के अंदर बहुत से राजनेता भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम सब भारतीय एक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या दलित हो, हम सब एक है। अभी मिलकर पाकिस्तान को जवाब देने का समय है, ना कि आपस में लड़ने का और डिबेट करने का समय है। बस यही सरकार से अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं। अगर हमें भी सरहदों पर भेजना चाहते हो तो हम भी तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। आप बने रहे सिर्फ हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच